दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में अपने अगले टॉपिक को लेकर आज हाजिर हूं, जिसका नाम है संयोजकता। जी हाँ दोस्तों, संयोजकता और गैसों से संबंधित आज हम बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। आज की हमारी जो क्लास है 518 नंबर की क्लास है, लेकिन केमिस्ट्री जो हमारा विषय है इसकी आज हम लोग 13वीं क्लास अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम केमिस्ट्री की 13वीं क्लास अटेंड कर रहे हैं। इसके पहले 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ा चुका हूं, 8वां सब्जेक्ट हमारा दोस्तों ये केमिस्ट्री विषय है। ठीक है, और आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 15,540 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। 15,540 मायने रखते हैं दोस्तों। धीरे धीरे करते हुए हम लोगों ने अभी तक इस सीरीज में 15,000 सवाल कवर कर दिया। देखिए ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और साइंस विषय से सवाल पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, तो ये सीरीज देखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक मौका दीजिए और हमारे डेमो क्लास को देखिए। मैं कोर्स परचेज करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको डेमो दिखाने के लिए बुला रहा हूं कि एक बार स्टडी 91 ऑफिशियल जो हमारा एप्लीकेशन उसे डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। वहां जाकर खुद को रजिस्टर करके आप डेमो देख सकते हैं अलग अलग बैच के। ठीक है, डेमो देखने के बाद डिसाइड कीजिएगा कि सर की क्लास ज्वाइन करनी है या नहीं ज्वाइन करनी है। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं सवालों पर। पहला सवाल दे रहा है, सह संयोजी यौगिकों की अभिक्रियाओं को किस प्रकार की अभिक्रियाएं कहते हैं? किसका नाम दे रहा है दोस्तों? सह संयोजी यौगिकों की जो अभिक्रियाएं होती हैं, जो रिएक्शन होते हैं, इनको किस प्रकार की अभिक्रियाओं का नाम दिया जाता है, या इसका कोई दूसरा नाम है क्या? जी हाँ, इसे हम आणविक अभिक्रियाएं कहते हैं, क्योंकि अणुओं के बीच में अभिक्रियाएं होती हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आणविक। ठीक है, आणविक अभिक्रियाएं। ठीक है, आणविक अभिक्रियाएं। ठीक है, कहीं कहीं पे आणविक अभिक्रिया देता है, कहीं कहीं पे सहसंयोजी अभिक्रिया देता है। इसी को अलग से क्या लिख देता है दोस्तों? इसी को लिख देता है सहसंयोजी अभिक्रिया। ठीक है, सहसंयोजी अभिक्रिया। ठीक है, ये भी लिख देता है। और कभी कभी एक तीसरा नाम आपके सामने देता है अणु आधारित। ठीक है, अणु आधारित अभिक्रिया। ठीक है, अणु आधारित अभिक्रिया। इतना ही नहीं, एक नाम दोस्तों और मुझे याद आ गया, लिखेगा असतत अणु अभिक्रिया। क्या देता है? असतत अणु अभिक्रिया। तो एक ही अभिक्रिया के कई सारे नाम हैं। ये सभी नाम दोस्तों एक ही अभिक्रिया के हैं। इनको थोड़ा आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, न जाने आपके एग्जामिनर के दिमाग में क्या है, वो क्या ऑप्शन दे दे, इस वजह से इन सभी बातों को आप याद रखेंगे। नाम अलग अलग हैं, सब एक ही के लिए प्रयुक्त होते हैं। करेक्ट, कौन से यौगिक विद्युत के क्या होते हैं दोस्तों? कुचालक होते हैं। सुचालक नहीं, क्या दिया है? कुचालक होते हैं। तो ये जितने भी सहसंयोजी यौगिक होते हैं, ठीक है, जितने भी सहसंयोजी यौगिक होते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं दोस्तों? ये विद्युत के कुचालक होते हैं। आप याद रखेंगे। सवाल आता है कि सर अगर कुचालक होते हैं तो एग्जाम्पल दे दीजिए। ठीक है, जैसे तो लिखेगा दोस्तों, जैसे में लिखेगा यूरिया। यूरिया दोस्तों इसका कुछ उदाहरण हो सकता है, जैसे ग्लूकोज इसका उदाहरण हो सकता है, जैसे आसुत जल, ये बहुत अच्छा उदाहरण है दोस्तों, आसुत जल। ठीक है, आसुत जल क्या होता है दोस्तों? देखिए, जो जल होता है वो तो सुचालक होता है, लेकिन आसुत जल हमेशा क्या होता है? ये विद्युत का कुचालक होता है। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक और लिखेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये परीक्षा में खूब आता है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, आदि कर लीजिएगा। ये सभी दोस्तों क्या है? ये सभी के सभी सहसंयोजी यौगिकों के उदाहरण हैं, और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। सीधा सीधा आप याद रखेंगे, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। परीक्षा में कई बार ये सवाल आता है। ठीक है, आसुत जल से तो इतना बार सवाल पूछा गया है कि बच्चा हर बार गलती करता है। ठीक है, बच्चे को लगता है भाई पानी में करंट तो आ सकता है, बस वहीं से उसका दिमाग फेल हो जाता है, उसने उससे ज्यादा कभी पढ़ा ही नहीं। किन यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं दोस्तों? कम होते हैं, ये आपको बताना। जिसका गलनांक भी कम होता है, जिसका क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और गलनांक मतलब जिस टेम्परेचर पे क्या होता है, कोई चीज गलती है, जमती नहीं है, गलती है। ठीक है, दोनों में अंतर है। जमना फ्रीजिंग को कहते हैं, गलना जैसे बर्फ का टुकड़ा पिघल करके द्रव का रूप में आएगा तो उसको गलना बोलते हैं, लेकिन द्रव जब जमता है तो ठोस रूप में जाता है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों अलग अलग हैं। किन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं? तो ये सहसंयोजी यौगिकों की ही बात कर रहा है। ठीक है, जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं,
सह संयोजी यौगिक जो होते हैं इनका क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक दोनों कम होता है। अब आपके मन में सवाल आ गया, सर क्यों कम होता है? क्योंकि सहसंयोजी यौगिकों के जो अणु होते हैं उनके बीच बहुत कमजोर आकर्षण बल काम करता है। लिखिएगा, सहसंयोजी यौगिकों के अणुओं के मध्य सहसंयोजी यौगिकों के अणुओं के मध्य कमजोर आकर्षण बल काम करता है, ठीक है, काम करता है, ठीक है। यह भी दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण है, इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों इसका उदाहरण अगर आपसे पूछ ले तो जैसे आप H2O ले लीजिए, ठीक है, जल, या मीथेन ले लीजिए CH4। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल आपसे पूछ दे कि सर इसका एग्जाम्पल बता दीजिए जिसमें क्वथनांक और गलनांक वाली बात जो आ रही, ठीक है। तो आप लिखिएगा दोस्तों मीथेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं CH4 से, ठीक है, CH4। इसी तरह से दूसरा लिखिएगा जल, ठीक है, जल को लिखते हैं H2O, ठीक है। क्या लिखते हैं? जल को क्या लिखा जाता है? H2O लिखा जाता है ना। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड CO3, ठीक है। इसी तरह से CO2 भाई CO3 करें। O3 जो होता है दोस्तों ये ओजोन के लिए होता है, ओजोन गैस के लिए O3 होता है, ऑक्सीजन के लिए O2 होता है, और CO2 जो दिया दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड है। CO अगर ऑक्सीजन का एक अणु हो जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहां कार्बन डाइऑक्साइड है तो CO2 याद रखेंगे, CO3 नहीं, निकल गया दिमाग से, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे कि जहां गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं दोस्तों, कम होते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा वह गुण जो किसी सहसंयोजक बंध की ध्रुवता की माप करता है। देखिए यहां किसकी माप लिखा है दोस्तों, ध्रुवता की माप करता है द्विध्रुव, इसको बोलते हैं दोस्तों, ध्रुवता से याद रखेगा द्विध्रुव आघूर्ण क्या करता है दोस्तों, द्विध्रुव, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या करता है दोस्तों, यही आघूर्ण ध्रुवता की माप करता है। ध्रुवता की माप का अर्थ क्या है दोस्तों, सीधे सीधे अणु में आवेशों के पृथक्करण की माप करता है, ऐसे लिखेगा, अणु में आवेशों की, उस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल है, अणु में आवेशों के पृथक्करण, ठीक है, आवेशों के पृथक्करण की माप दोस्तों कौन करता है, या माप कौन करता है, द्विध्रुव आघूर्ण करता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। केमिस्ट्री में इस तरह के सवाल जब बनते हैं ना तो लोगों को लगता है कि पेपर बड़ा टफ है। टफ कब है, कोई चीज कठिन कब है, जब आप नहीं समझेंगे तब। अगला सवाल देखिए, दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जब एक रासायनिक बंध इस प्रकार बनता है, कह दो परमाणुओं के मध्य क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है और एक ऐसा रासायनिक बंध बनता है कि साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन एक परमाणु ही देता है। तो ऐसे बंध को, वैसे साझे में दो थे लेकिन एक ही परमाणु दिया जा रहा है, अब थोड़ा सा यहां कंडीशन बदल जाता है, इसे कहते हैं उपसहसंयोजी यौगिक। क्या कहते हैं, उपसहसंयोजी, ठीक है, यौगिक, ठीक है। तो ये जो होते हैं दोस्तों, इसमें जो बंध बनता है, इसमें साझे के तो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी एक ही परमाणु देता है, यह आप याद रखेंगे। तो यह सहसंयोजी, उपसहसंयोजी का एग्जाम्पल हो जाएगा। चाहे आप यहां उपसहसंयोजी लिखते या समन्वय सहसंयोजक लिखते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है समन्वय, ठीक है, समन्वय सहसंयोजक, ठीक है, सहसंयोजक, ठीक है। तो चाहे उपसहसंयोजक कहिए चाहे समन्वय सहसंयोजक कहिए, इसके दो नाम हैं, इन दोनों नामों को दोस्तों आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, करा उप सहसंयोजी बंध में अब देखिए सवाल यहां से नया वाला दे रहा है, उप सहसंयोजी बंध में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, तो देने वाले को क्या कहते हैं, दाता कहते हैं, डोनर कहते हैं, ठीक है। देने वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों, देने वाले को
दाता कहा जाता है, देने वाले को डोनर कहा जाता है, क्योंकि यहां सीधा सीधा लिखा है कि जो परमाणु युग्म देता है, क्या लिखा है दोस्तों, देता है, तो देता है तो दाता, अगर लिखता ग्रहण करता है तो ग्राही हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जो दाता होता है उस पर हमेशा आंशिक धनावेश का चार्ज होता है, ठीक है। जिसके पास, मैंने आपको समझाया था, जिसके पास धन ज्यादा होगा वही तो देगा, ठीक है। तो इसके पास क्या होता है दोस्तों, इसके पास आंशिक धनावेश होता है, इस पर आंशिक धनावेश पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा सवाल है, कई बार यहां से भी सवाल पूछ लिया जाता है, समझ में आ गया ना। और इसको बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं, जिसके पास ज्यादा धन है वही दे सकता है, जिसके पास कम हो तो ग्रहण करेगा ना। देखिए अगला सवाल दे रहा है कि उप सहसंयोजी बंध में जो इलेक्ट्रॉन लेता है का मतलब क्या दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता उसे क्या कहते हैं, उसे ग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राही, ठीक है। जिस तरह से दाता होता था डोनर, उसी तरह से ग्राही होता है, ग्राही को कहते हैं एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर, ठीक है। और इस पर जो होता है दोस्तों आंशिक ऋणावेश चार्ज होता है, आंशिक ऋणावेश होता है, ठीक है। जैसे आंशिक धनात्मक होता है, ठीक है, उसी तरह से यह आंशिक ऋणात्मक होता है। यह भी तथ्य दोस्तों इसके बारे में याद रखेंगे, ग्राही के संदर्भ में ये बातें मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। परीक्षा में कई बार यहां से सवाल बन जाते हैं। अगला सवाल देखिए, करा उप सहसंयोजी बंध के बनने के पश्चात, चलिए उप सहसंयोजी बंध जो है वो बन गया है, करा किस परमाणु पर आंशिक या पार्शियल धनावेश आ जाता। ओहो, अभी सवाल दे दिया, ठीक है। कह रहा आंशिक धनावेश किस पर आता है, यह हमेशा दाता पर आता है। दाता यानी डोनर पर हमेशा क्या होता है, आंशिक धनावेश आ जाता है। आपने पीछे ही पढ़ा था, तब तो दोस्तों ऋणावेश वाला बात भी हमसे पूछेगा ही पूछेगा। कह रहा उप सहसंयोजी बंध बनने के पश्चात किस परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। आंशिक ऋणावेश हमेशा ग्राही पर बनता है, ग्राही कहिए चाहे आप इसे एक्सेप्टर कहिए, ठीक है। ग्राही या एक्सेप्टर पर बनता है, ये बात भी दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, मैंने कहा ना आपसे, इस तरह के सवाल परीक्षा में आते ही आते हैं। दिक्कत की बात यह है कि आप विषय पढ़ते नहीं हैं, आप क्या कहते हैं, घूम टहल के पढ़ते हैं। मार्केट में जहां मसाला दिखता है ना, आप उन मसालेदार चीजों को पढ़ते हैं। आपके मन में कभी ये बात नहीं आती कि हमें ऐसे जगह पढ़ना चाहिए जो इंसान हमें पूरी बात पढ़ाए। आप कभी स्टडी 91 पर आइए, ये हमारा 8वां विषय चल रहा है। 7 विषय जो मैंने पढ़ा दिया है, पूरी हिस्ट्री में तीनों पार्ट, एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, पूरा संविधान हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा ज्योग्राफी हो गया जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, पूरी फिजिक्स, ये 7 विषय मैं आपको पढ़ा चुका। 7 विषय में कोई भी एक टॉपिक ऐसा बताइएगा जिस पर मैंने क्वेश्चन आंसर, ऐसा सवाल जवाब न कराया, कुछ भी नहीं छोड़ा। सब पढ़ाते पढ़ाते 505 लेक्चर तक पहुंचा, 7 विषय हमारे खत्म हो गए। 506 नंबर से हमने केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया और अब दोस्तों 518 पे आ चुके हैं। बस थोड़े दिन और रुकिए, ये केमिस्ट्री भी विषय आपकी समाप्त हो जाएगी, फिर हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। हमारे साथ रहेंगे तो फायदा आपको ही मिलेगा कि धीरे धीरे करके, एक एक करके आपके सभी विषय कंप्लीट हो जाएंगे और बहुत अच्छे से। भाई इतना अगर हम लोग पढ़ा जाए केमिस्ट्री में तो नुकसानदायक है क्या है, तो फायदेमंद ही है ना। आगे देखिए, कह रहा है कौन सा बंध अर्ध ध्रुवीय बंध, ध्यान दीजिएगा, अर्ध ध्रुवीय बंध या जिसे हम सेमी पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। कह रहा उस बंध का नाम बताइए, इसे अर्ध ध्रुवीय बंध कहते हैं। ये हम किसे कहते हैं, अरे यह उप सहसंयोजी बंध का ही दूसरा नाम है। किसका नाम है, उप सहसंयोजी बंध का ही दूसरा नाम है। इसे हम क्या बुलाते हैं, इसे अर्ध ध्रुवीय बंध भी कहा जाता है, अर्ध ध्रुवीय बंध भी कहा जाता है। या फिर मैंने पीछे आपको बताया था समन्वय संयोजी, ठीक है, समन्वय सहसंयोजी, ठीक है, समन्वय सहसंयोजी बंध, ठीक है, समन्वय सहसंयोजी बंध भी दोस्तों इसी का नाम है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो एक ही जैसे नाम है कई, तो उसको भी आप समझिएगा। करा कौन से यौगिक उष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। करा उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। देखिए हमने पीछे पढ़ा था कि जो सहसंयोजी होते हैं, जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं, ठीक है, सहसंयोजी यौगिक होते हैं, यह क्या होते हैं दोस्तों, ये विद्युत के कुचालक होते हैं।
पुनः दोस्तों कह रहा है कौन से यौगिक उष्मा और विद्युत दोनों के कुचालक होते हैं? तो याद रखिएगा यहां इस बार आप अपना अलग जवाब दीजिएगा, उपसहसंयोजी यौगिक। ठीक है, उपसहसंयोजी यौगिक दोस्तों यह विद्युत के कुचालक होते हैं और ऊष्मा के भी कुचालक होते हैं, तो इसे भी दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, करा किन यौगिकों के गलनांक व कथनांक विद्युत संयोजी या सहसंयोजी यौगिकों के बीच में होता है? ठीक है, आपने सहसंयोजी यौगिक में पढ़ा था कम होता है क्योंकि उसके अणु दूर दूर होते हैं, ऐसा पढ़ा था। वही सवाल कर रहा है कि किसके वाले में बीच में होते हैं दोस्तों? तो जो उप सहसंयोजी है इसका। ठीक है, उप सहसंयोजी यौगिकों का गलनांक, संयोजी यौगिक का गलनांक और क्वथनांक दोनों जो है विद्युत संयोजी या सहसंयोजी यौगिकों के बीच में पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक सवाल अच्छा सा पूछता है, आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर्स दोस्तों किसे कहा जाता है? ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट सवाल है। ठीक है, आइसो, कहीं भी आइसो लग जाए ना, ये बराबरी की बात करता है कि मर्स का क्या मतलब है नहीं पता। याद रखिएगा, आइसोमर्स बताता है ऐसे अणुओं को, ऐसे अणु जिनका आणविक सूत्र समान होता है। ठीक है, लिखिएगा ऐसे अणु जिनका आणविक सूत्र एक समान, ठीक है, एक समान होता है। ठीक है, उनका आणविक सूत्र क्या दोस्तों? एक समान होता है, लेकिन परमाणुओं की व्यवस्था अंतरिक्ष में या कोषों में अलग अलग होती है। ठीक है, किंतु परमाणुओं की व्यवस्था कोषों में अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। बस इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं आइसोमर्स। तो आणविक सूत्र समान होते हैं, ये शब्द आप जो है एग्जाम में याद रखिएगा क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कर अणु सूत्र समान होने के बावजूद, ध्यान दीजिए, कर अणु सूत्र क्या है? समान। अणु सूत्र समान होने के बावजूद यौगिकों में उपस्थित समूहों की व्यवस्था, समूहों यानी किस तरह के समूहों की? परमाणु समूहों की व्यवस्था, उनके गुणों का अलग अलग होना। अच्छा, गुणों का अलग अलग होना, मैं एक चीज और यहां बता दूं, इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है, भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं दोस्तों? अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं, ये बात भी दोस्तों याद रखेंगे। कर अणु सूत्र समान होने के बावजूद यौगिकों में उपस्थित समूहों की व्यवस्था और उनके गुणों का अलग अलग होना, ये गुण अलग अलग होना दोस्तों क्या कहलाता है? इसी को समावयता। ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों? समावयता, समावयवता बोलते हैं, वयवता। ठीक है, वयवता। ठीक है, ये कहा जाता है समावयवता। ठीक है, कहा जाता है। और ये दो तरह होता है, एक होता है संरचनात्मक समावयवता और दूसरा होता है त्रिविम, 3D। ठीक है, इसके कितने भेद होते हैं? 2। ठीक है, तो एक होता है दोस्तों संरचनात्मक और दूसरा होता है त्रिविम। त्रिविम बोलते हैं 3D वाले को। ठीक है, तो ये दो तरह का समावयवता। ठीक है, थोड़ा सा बार बार रिपीट करेंगे तब आपको समझ में आएगा ये शब्द बोलने में। ठीक है, किन यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनमें उपस्थित समूहों की व्यवस्था, उनके गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसी तरह का सवाल दे दिया पुनः। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अरे भाई, यहां उस गुण के बारे में पूछा था, यहां यौगिक के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो भैया गुण का नाम क्या था? गुण का नाम था समावयवता। ठीक है, और यौगिक का नाम क्या हो जाएगा? समावयवता यौगिक। ठीक है, बस उसी के नाम आगे यौगिक लगा दीजिए। सवाल एक जैसा है, बस यहां देखिए, करा अलग होना क्या कहलाता है ये पूछा था, और यहां सीधे पूछ रहा किन यौगिकों के गुणसूत्र। ठीक है, उस यौगिक के बारे में पूछ रहा, तो उसी के नाम पर यह नाम भी पड़ गया है। ठीक है, तो ये वाली बात भी आप याद रखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैंने आपको 7 विषय पढ़ा दिया है, तो आप मौका दीजिए और ये सारे विषय की क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जाइए और देखिए, कोशिश कीजिए एक दिन में 3-3, 4-4 क्लासेस देखिए। मेरी क्लासेस बहुत लंबी नहीं होती है, मैं गिनती के 30 सवाल ही लेकर आता हूं
और कहीं किसी भी क्लास में आपको 30 से ज्यादा सवाल नहीं मिलेगा, ना एक सवाल कम मिलेगा। एकदम 30 सवाल लेकर आता हूं, आराम से डिस्कस करता हूं। क्लास हमारी 30 मिनट 35 मिनट के आसपास, 4-5 मिनट एक्स्ट्रा जाती है, बस इसी के आसपास खत्म हो जाती है। रफ्तार भी आपकी बनी रहेगी और क्लास में अच्छे अच्छे सवालों को जब आप सुनेंगे समझेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि हाँ कौन से विषय में हम कमजोर हैं, कहां हमें और पढ़ने की जरूरत है, ये आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, आप आइए। कई बार बच्चा कमेंट करके पूछता है सर ये किस क्लास के लिए? देखिए हम सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आपसे पूछूं कि बचपन में आपने 1 2 3 4 5 किस क्लास के लिए पढ़ा था? अपने जीवन के लिए पढ़ा था, उसका उपयोग जीवन भर है। मैं आपसे पूछूं कि हिंदी के जो अल्फाबेट वर्णमाला है उनको आपने क्यों पढ़ा था? वो नहीं पढ़ते तो भाषा का ज्ञान आपको कैसे होता? समझ पाते कुछ? तो समझिए, कोई बच्चा पूछता है कि सर हमें किस क्लास के लिए पढ़े। देखिए बेसिक है, इतना केमिस्ट्री में कम से कम आपको आना चाहिए। परीक्षा चाहे जो भी हो, अरे सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, हम करें किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, स्टेट लेवल का एग्जाम होगा, सेंट्रल लेवल का एग्जाम होगा, चाहे कैसा भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम में अगर साइंस से सवाल आता है, केमिस्ट्री से सवाल आता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस ऐसे समझिए, ठीक है? उस पर ज्यादा गुड़ागणित मत बिठाइए। और मैं बहुत सटीक तरीके से पढ़ाता हूं। मेरा काम सिर्फ, मैं जब कोई चीज पढ़ाता हूं, मैं क्यों ये ढूंढता हूं कि एग्जाम में सवाल कहां से बन रहा है, बस उन्हीं सवालों का कलेक्शन करता हूं चैप्टर वाइज, और उसके बाद आप सभी के समक्ष लेके आता हूं। गलती मेरी क्या है? गलती मेरी ये है, चाहे आप गलती मान लीजिए चाहे मेरी अच्छाई मान लीजिए, मैं आपको ऑप्शन नहीं देता। इसी सवाल में अगर ऑप्शन देता तो मेरा एक पेज खराब होता, इस सवाल को 3 पेज में मैं पढ़ाता। और मैं ऑप्शन दे के क्या करता, ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सही होता, 3 ऑप्शन गलत होता। अब जो सही होता वो तो मैं आपको बताऊं, भाई इस सवाल का सही उत्तर मैं आपको बताऊंगा ना क्लास में, आपको पता हो या ना हो, मैं तो बताऊंगा आपको। अब 3 गलत बात मैं क्यों नहीं बताता हूं, उसके लिए आप मुझे पे ब्लेम करते हैं। यही मेरी गलती है कि 3 गलत बात मैंने क्यों नहीं बताई, मेरी गलती है। अगर आप इसे गलती मानते हैं तो मैं सहर्ष इसे स्वीकार करता हूं, और आप मुझे अच्छाई मानते हैं तो आप फिर सवालों को पढ़िए। ये सवाल दे रहा है, आप उत्तर बताने का प्रयास कीजिए कि परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण, मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि जब कभी इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण हो जाए, समझ जाओ ये वैद्युत संयोजकता की बात कर रहा है। तो वही लिख रहा है कि मध्य परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण द्वारा जो बंध बनते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इसे वैद्युत संयोजक बंध कहा जाता है। यह आप याद रखेंगे। समझ में आया ना? ये मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब पूरा ट्रांसफर हो जाए तो। ठीक है, आगे देखिए, कह किन रासायनिक बंधों को आयनिक बंध, कह वे कौन से बंध है जिनको आयनिक बंध या पोलर बंध। देखिए पीछे अर्ध पोलर बंध पढ़ा था, पीछे आपने क्या पढ़ा था? पीछे एक सवाल आपने पढ़ा था अर्ध पोलर, अर्ध ध्रुवीय बंध। ठीक है, और इसके लिए आपने पढ़ा था उपसहसंयोजी बंध को ही क्या कहा जाता था? दिखा दूं आपको, आइए चलिए दिखा देता हूं। देखिए लिख रहा अर्ध ध्रुवीय बंध। कौन सा बंध? अर्ध ध्रुवीय बंध सेमी पोलर बॉन्ड कहा जाता है। तो उपसहसंयोजी बंध को अर्ध ध्रुवी कहते हैं, सेमी पोलर कहा जाता है। अभी आपसे पोलर बॉन्ड के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, यहां जो सवाल दिया है ये आयनिक बॉन्ड्स या फिर पोलर बॉन्ड्स के बारे में पूछ रहा है। अब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पोलर बॉन्ड किसे कहा जाता है? पोलर बॉन्ड कहा जाता है वैद्युत संयोजक बंध को। किसे कहा जाता है? वैद्युत संयोजक बंध जो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण होता है, ये पोलर बंध होता है। ये आप याद, पोलर बॉन्ड होता है, इसको आप याद रखेंगे पूर्ण। ठीक है, इसको आप याद रखेगा, बड़ा प्यारा सा सवाल है। कह रहा किसी तत्व द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, त्यागना का काम क्या है? जो त्यागता और दाता है, जो ग्रहण करता है वो ग्राही है। ठीक है, दाता और ग्राही। ठीक है, करा किए जाते हैं, उस संख्या को क्या कहा जाता है? किसी तत्व द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं या ग्रहण किए जाते हैं वो क्या कहलाता है? उसे उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? उसे तत्व की वैद्युत संयोजकता कहा जाता है। किसे? चाहे दाता की बात आए चाहे ग्राही की बात आए, इलेक्ट्रॉन त्यागने की बात हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बात हो, ये वैद्युत संयोजकता दोस्तों इसे कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। कर किस बंध द्वारा बने यौगिकों को वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक कहते हैं? अरे कितने बार पढ़े भैया, वैद्युत संयोजक बंध की बात ही तो कर रहा है। ठीक है, वैद्युत
वैद्युत संयोजक, संयोजक बंध कहीं लिखा हो, कहीं पे आयनिक बंध लिखा हो, कहीं पे ध्रुवीय बंध लिखा हो, क्या लिखा हो, ध्रुवीय बंध लिखा हो। ये सब दोस्तों एक ही के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग नाम है। जैसे मैंने पीछे आपको कई सारे नाम बताए हैं उसी तरह से ये भी है, ठीक है। कह रहा सभी गैसें, अब यहां से हम लोग दोस्तों गैसों से संबंधित सवाल पढ़ेंगे। कह रहा सभी गैसें ये किस प्रकार के तत्वों से बनी है। जितनी भी गैसें हैं याद रखेगा ये सभी की सभी गैसें यह अधात्विक तत्वों से निर्मित हैं, ये आप याद रखेंगे। कोई भी गैस दोस्तों धात्विक तत्वों से निर्मित नहीं है, सभी की सभी अधात्विक तत्वों से निर्मित हैं। इसमें भी दोस्तों द्रव अधातु कौन सा है, परीक्षा में मान लीजिए सवाल आ गया, एक अच्छा सा सवाल दे रहा हूं आपको। मान लीजिए सवाल दे दिया द्रव अधातु, अधातु भी है लेकिन यह द्रव के रूप में है, इसका उदाहरण अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या बताएंगे। मैं बताऊं आपको, आप बताएगा ब्रोमीन। ये जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन, ये किसका उदाहरण दोस्तों, ये द्रव अधातु का उदाहरण है। इसी तरह से परीक्षा में ठोस अधातु का उदाहरण अगर आपसे पूछ ले, किसका उदाहरण दोस्तों, ठोस अधातु का उदाहरण यदि आपसे पूछ ले तब आप क्या बताएंगे। आपने उसका नाम सुना होगा दोस्तों, आयोडीन का नाम सुना होगा, फास्फोरस का नाम सुना होगा, आयोडीन का नाम सुना होगा, ठीक है, फास्फोरस का नाम सुना होगा, फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस का, ये ठोस अधातु के दोस्तों उदाहरण माने जाते हैं। कार्बन सल्फर भी इसी का उदाहरण है, ठीक है। कौन कौन से, कार्बन का नाम सुना होगा, कार्बन तो सभी जीव जंतुओं में पाया जाता है, सल्फर का नाम सुना होगा, ठीक है। ये सभी दोस्तों, ये सभी ठोस अधातु के उदाहरण हैं, ठीक है, ठोस अधातु। चाहे जितनी भी गैसें होती हैं ये सभी के सभी गैसें दोस्तों, अच्छा मैं क्यों बता रहा हूं, पीरियोडिक टेबल में ये दोस्तों ठोसों में, ठोस और द्रव के रूप में ये नजर आते हैं, बाकी सब गैस हैं, इसीलिए इन दोनों को अलग से मैंने पढ़ाया। आप सोच रहे होंगे सर इसकी बात आपने क्यों किया, क्योंकि गैसी अधातु जो है तो बहुत सारे हैं, अब उनको यहां बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है, ठीक है, लेकिन जिनको लिखना संभव है वो मैंने लिख दिया और परीक्षा में यहां से कुछ आपको फायदा भी मिल जाएगा। कह रहा किन तत्वों के अणुभार कम होते हैं, ठीक है, कह रहा वे तत्व बताइए जिनके अणुभार दोस्तों क्या होते हैं, कम होते हैं, ये बताइए। तो हमेशा गैस के, ठीक है, गैस जो होते हैं ना, गैस के अणुभार दोस्तों हमेशा कम होते हैं। सवाल आता सर क्यों कम होते हैं गैस का अणुभार, क्योंकि इसमें परमाणुओं की संख्या कम होती तो अणुभार भी कम होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि परमाणुओं की संख्या कम होती है इसीलिए दोस्तों अणुभार भी कम होते हैं। तो इसको दोस्तों आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, कह किन तत्वों की गतिज ऊर्जा उच्च, गतिज ऊर्जा कैसी होती है दोस्तों, किन तत्वों की गतिज ऊर्जा उच्च होती है और सांपीड्यता भी दोस्तों उच्च होती है। ऐसा किसमें होता है, ये भी दोस्तों गैसों की बात कर रहा है, ठीक है, गैसों में काइनेटिक एनर्जी दोस्तों हाई होती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा, गतिज माने स्थितिज ऊर्जा कब होती है दोस्तों, जो स्थिर चीजों में होती है, गतिज चलती हुई चीजों में। तो गैस के अणु दोस्तों दूर दूर होते हैं, वो दोस्तों हल्के से भी प्रभाव में आने के बाद दोस्तों वो रिएक्शन भी करते हैं और दौड़ते भी हैं, चलते रहते हैं। तो गतिज ऊर्जा उच्च और सांपीड्यता भी उच्च होती है, ये आप याद रखेंगे, गैसों की खासियतें बता रहा है। कह रहा सामान्य ताप दोस्तों कितना होता है, सामान्य ताप आप किसे, अगर मान लीजिए कोई आपसे नॉर्मल टेम्परेचर पूछे, नॉर्मल टेम्परेचर आप किसे कहते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर के लिए टी को लिखा जाता है और 273 केल्विन को दोस्तों ये सामान्य ताप माना जाता है। लेकिन अगर यही सवाल दोस्तों शरीर के बारे में पूछ दे, यही सवाल शरीर के बारे में पूछ दे कि शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट दोनों में आपको बताना पड़ेगा। डिग्री सेल्सियस में याद रखेगा 37 डिग्री सेल्सियस। हाँ, लोग कहते हैं हमको 100 डिग्री सेल्सियस का बुखार है, बुखार 100 डिग्री सेल्सियस का नहीं, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का चढ़ता है। जब शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। एफ क्या है दोस्तों, एफ जो है ये फ़ारेनहाइट है, ठीक है, फ़ारेनहाइट। सी क्या है, सी है सेल्सियस। जो 100 डिग्री की बात आप करते हैं 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। अरे 96 तो 98 नॉर्मल टेम्परेचर होता है, 2 डिग्री बढ़ गया तो 100 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा, सामान्य दाब कितना होता है दोस्तों, सामान्य ताप का तो यह हालत है। मान लीजिए सामान्य दाब की बात कर दे, ठीक है, तो दोस्तों सामान्य दाब होता है 1 पास्कल। यहां पी का मतलब क्या हो जाता है, पास्कल होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है सामान्य ताप एवं दाब पर गैस का आयतन कितना होता है। जब टेम्परेचर सामान्य हो, दाब भी दोस्तों सामान्य हो, उस केस में देखिए सामान्य ताप का मतलब यहां किससे होता है दोस्तों, यहां 0 डिग्री सेल्सियस से होता है। सामान्य दाब से इसका मतलब किसका होता है, ये 1 पास्कल से होता है। ठीक है, तो ये अगर स्थिति हो तो गैस का आयतन दोस्तों कितना होता है, इसको आप एक वायुमंडलीय दाब लिख लीजिए, ज्यादा सही है। ठीक है, इसको आप एक वायुमंडलीय दाब लिखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इस केस में गैस का आयतन लगभग 22 लीटर के आसपास होता है, 22.4। ठीक है, गैस का आयतन कितना होता है दोस्तों, 22.4 लीटर होता है। ये एकदम डिफरेंट सवाल है, ऐसा सवाल तो आपने जो देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको भी दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है वह काल्पनिक ताप जिस पर गैसों का आयतन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, इसी को तो परम शून्य ताप कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं परम शून्य ताप। ठीक है, परम शून्य ताप कहा जाता है जब गैसों का आयतन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, परम शून्य। और ऐसा कब होता है, -273 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, सेल्सियस पर होता है, याद रखेंगे। किस ताप को परम शून्य ताप कहते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे देखिए अगला सवाल, करा जो गैस दाब और ताप की सभी परिस्थितियों में बॉयल और चार्ल्स के नियमों का तथा आदर्श गैस के समीकरण का ठीक से पालन करती है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी गैस दाब और ताप के सभी नियमों का पालन करते हैं, खास करके बॉयल और चार्ल्स के नियमों का और आदर्श गैस के समीकरण का अगर पालन कर रहे हैं, तब इसे क्या नाम दिया जाता है, इसे आदर्श गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, इसे आदर्श गैस कहा जाता है। क्यों, क्योंकि आदर्श गैस के समीकरण का ये पालन करता है। गैस और दाब के लिए जो नियम है, ताप से संबंधित जो नियम है, गैसीय दाब और गैसीय ताप से, उसका पालन करता है। सवाल ये आता है कि कौन सी गैसें आदर्श गैसें का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका उदाहरण में दोस्तों आप लिख सकते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन को दोस्तों क्या माना जाता है, आदर्श गैस के रूप में माना गया है। और हाइड्रोजन को, ये दो गैसें ऐसी हैं जिनको मूल गैस भी कहा जाता है। सभी गैसों का मूल दोस्तों इन्हें माना जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, ये आदर्श गैस के रूप में जानी जाती हैं। कह रहा गैसों का गतिज आणविक सिद्धांत, जिसे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहा जाता है, थ्योरी ऑफ गैस कहा जाता है। कह रहा इसमें यह कौन सी गैसों पर लागू होता है, तो ये जो नियम है ये आदर्श गैसों पर दोस्तों लागू होता है, सिर्फ और सिर्फ आदर्श गैसों पर। तो लिखिएगा केवल आदर्श गैसों पर ये नियम लागू है। ठीक है, आदर्श गैसों पर लागू। ठीक है, ये नियम किस पर लागू है, सिर्फ और सिर्फ आदर्श गैस। और आदर्श गैस कौन, जो चार्ल्स और बॉयल के नियमों का पालन करे, समीकरण का पालन करे, वो दोस्तों आदर्श गैस माना जाता है। और जो पालन नहीं करती वो क्या कहलाएगा, देखिए दे रहा है कि जो गैस बॉयल और चार्ल्स के नियमों का तथा आदर्श गैस के समीकरण का पालन नहीं करती। ठीक है, जो गैस पालन करती हो तो आदर्श गैस, जो पालन नहीं करती उन्हें कौन सा गैस कहते हैं, इसे हम कहते हैं वास्तविक गैस। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वास्तविक गैस। ठीक है, वास्तविक गैस। जो पालन नहीं करता उसे वास्तविक गैस कहते हैं, जो पालन करता है उसे आदर्श गैस कहते हैं। आदर्श गैस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जो है ये आदर्श गैस के उदाहरण है। आई बात समझ में, चलिए और आगे बढ़ते हैं। समाप्त हो गया क्लास, लगता है 30 सवाल हमारे पूरे हो गए। तो आप साथ में जुड़िए, तैयारी बहुत अच्छी होगी, मैं आपको विश्वास दिला दूं। ऐसे ही पढ़ना है आपको, अगर इससे इतर जाते हैं तो फिर पढ़ाई का डायरेक्शन आपका सही नहीं। ठीक है, आप मेरे साथ पढ़ के देखिए। आप तो यूट्यूब की क्लास है, कई बार बच्चा सोचता है कि हमारी तो यहीं से तैयारी हो गई। अरे आप सोचो, जो इंसान फ्री में इतना अच्छा कंटेंट दे सकता है, आपने हमें कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन फ्री में मैं शांति से और सलीके से आपके लिए इतना मेहनत करके अच्छे अच्छे कंटेंट दे रहा हूं, तो अपने पेड कोर्स के लिए मैं कितना काम करता हूँगा, ये केवल सोचिए नहीं, मैं कहता हूँ देखिए। और देखने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। स्टडी 91 ऑफिशियल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, फ्री में आप हमारे सारे पेड कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसके जो डेमो क्लास है उनको एक्सेस कर सकते हैं। कम से कम हिंदी जो हमारा सुपर सेलिंग बैच है और कंप्लीट हिस्ट्री भी हमारा सुपर सेलिंग बैच है, इन दोनों के डेमो क्लास को आप देख सकते हैं। डेमो देखने में क्या नुकसान है, कोई जेब से पैसा जा रहा है आपके। हम करें, अगर मैं इसमें 10 वीडियो अपलोड किया हूं तो वो 10 चैप्टर तो फ्री में तैयार हो जाएंगे आपके।
इतना ही देख लीजिए कम से कम, क्या नुकसान है। और समय समय पे डेमो में चेंज करता रहता हूं, तो अगर कुछ दिन आप प्रयासरत रहेंगे तो कुछ चैप्टर तो आपके ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप देखिए, कम से कम एक बार डेमो देखिए। बाकी पसंद आ रही है सीरीज तो संपूर्ण सामान्य अध्ययन का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको पूरी की पूरी क्लास मिल जाएगी, और अलग से मैंने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट भी बना रखा है, तो उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत है, कोई समस्या है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह की रिक्वायरमेंट बहुत सारे बच्चों की रहती है कि सर हमको पीडीएफ सर कहां से मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए दोस्तों आप वैदिकी ऐप है दोस्तों, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप एक नंबर है 9026156165, ठीक है, इस पर दोस्तों कॉल कर लीजिए तो आपको हेल्प मिल जाएगा। पीडीएफ जो फ्री वाले पीडीएफ हैं वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और भी नोट्स वगैरह यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ये पेड कोर्स के बारे में सारी जानकारी आपको इस नंबर पे मिलेगा, और इस एप्लीकेशन पे ही हमारी सारी क्लासेस चलती है। इसके अलावा कहीं दूसरी जगह अभी क्लासेस नहीं चलती हैं, तो आप इसे डाउनलोड कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।